गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र। हम वाले क्लास में 2 लेसन खत्म कर चुके हैं। आज तीसरा लेसन शुरू करते हैं। लेसन का नाम है मुद्रा और शार्प। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में जाने पढ़े समझें, कुछ बातें हम लोग ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले आती है कि मुद्रा की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है हमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं को हम लोग चाहते हैं अपने उपभोग के लिए, उनको हम लोग धन देकर अर्थात मुद्रा देकर खरीदने का काम करते हैं। इसकी शुरुआत काफी लंबे समय पहले हुई थी। लोगों की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई थी, वैसे वैसे लोगों को मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। शुरू में जब इंसानों की आवश्यकताएं कम थी, तब उन्होंने वस्तुओं के द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू किया। किसी व्यक्ति के पास जब कोई आवश्यकता से अधिक वस्तु होती, तो उस वस्तु को वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता था जिसको उस वस्तु की आवश्यकता होती थी, और वह अपने कम आवश्यकता की वस्तु को ज्यादा आवश्यक वस्तु से एक्सचेंज करने का काम करता था, बदलने का काम करता था। इस विनिमय प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोगों की आवश्यकताएं और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। वस्तु विनिमय में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, और उन त्रुटियों के कारण विनिमय जो प्रणाली थी वो कठिन होती चली गई। वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी समस्या थी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना जिसको उस वस्तु की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि एक मोची है जो जूता बनाता है, उसे कपड़े खरीदने हैं, तो सबसे पहले वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास कपड़े होंगे और वह जूता खरीदना चाहेगा। यह संभावनाएं बहुत कम ही मिल पाती हैं, और इस समय और ऐसी परिस्थिति में जो वस्तु विनिमय होता है वह बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही मुद्रा विनिमय है, तो मुद्रा विनिमय में यह कार्य और भी आसान हो जाता है। जब वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो मुश्किल हो गई, तब लोगों ने उसका एक नया तरीका ढूंढा जिसे मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है। मुद्रा विनिमय में अब उस मोची को सबसे पहले अपने जूते को बाजार में जाकर बेचना होगा, और उससे प्राप्त जो धन होगा उस धन से वो आसानी से कपड़ा खरीद पाएगा। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे मुद्रा की जो वस्तुएं थी, विनिमय की जो वस्तुएं थी, वो भी बदलती चली गई। भारत में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि भारत में मुद्रा के रूप में प्रयोग अनाज का किया जाता था, जानवरों को किया जाता है, या दूसरी वस्तुओं का भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब आधुनिक समय में इन सभी वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि इसके जगह पर एक नई प्रणाली शुरू की गई है जिसे हम लोग करेंसी कहते हैं। करेंसी एक ऐसी मुद्रा होती है जिसको देश के एक राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। हम केवल उसी करेंसी के द्वारा विनिमय कर सकते हैं। किसी भी और दूसरी चीजों को हम करेंसी नहीं कर सकते। करेंसी केवल उसी वस्तुओं को कहेंगे, उन्हीं चीजों को कहेंगे जिसको भारतीय बैंक के द्वारा, राष्ट्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब पहले जमाने में, पुराने समय में लोग जो थे वो सोने चांदी की बनी वस्तुएं या उनके बने सिक्के या फिर महंगी वस्तुओं के बदले वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम किया करते थे। लेकिन आधुनिक समय में करेंसी के आ जाने के कारण यह विनिमय प्रणाली बहुत ही आसान हो गई है। अब इसमें हमें संभावनाओं को ढूंढना नहीं पड़ता, केवल हमें ग्राहक ढूंढना पड़ता है अपनी वस्तु को बेचने के लिए, और हम उस वस्तु को बेचकर जो धन कमाते हैं उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जब धन हमारे पास आने लगा और लोगों के पास ज्यादा धन हो गए, तो अब एक व्यक्ति जो है वो उस धन का प्रयोग निश्चित मात्रा में ही करेगा, और अधिक जो धन होगा वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रखेगा, और उस धन को सुरक्षित रखने का काम बैंक करते हैं। और मनुष्य के पास, लोगों के पास जो धन एक्स्ट्रा होता है, अधिक धन जो होता है, वो बैंक में रखने का काम करते हैं।
क्योंकि उस बैंक को वो कभी भी उस धन को कभी भी वो मांग सकते हैं, इसलिए इस जमा की गई राशि को मांग जमा के नाम से जाना जाता है। मांग जमा जो है वो बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांग जमा जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है। हम धन के बजाय उसके लिए दूसरे साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चेक। चेक एक ऐसा कागज होता है जिस पर एक खास व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को खास रकम देने का या चुकाने का वादा करता है। उस पर उसके अकाउंट नंबर होते हैं, कुछ डेट्स होते हैं, संख्याएं होती हैं और वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पर धनराशि लिखता है और दूसरे व्यक्ति के बैंक में जमा करने या चुकाने का काम करता है। आते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ, मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप में अगर हम लोग जाएंगे तो मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी आता है और बैंक आते हैं। करेंसी को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पारित करने का काम करता है और रिजर्व बैंक के द्वारा जो सिक्के और नोट छापे जाते हैं केवल उन्हीं का प्रयोग विनिमय के लिए किया जा सकता है या उन्हीं को हम लोग मुद्रा कर सकते हैं, करेंसी कर सकते हैं। ये बैंक जो होते हैं वो धन को रखने, उसको सुरक्षित रखने तथा उसको वापस देने का काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट होता है बैंक की ऋण संबंधित गतिविधियां। बैंक जो होता है एक बहुत ही खास योगदान निभाता है हमारे लिए। बैंक जो होता है वो दो प्रकार का काम करता है। पहला वो धन को जमा करने का काम करता है और दूसरा कर्ज देने का काम करता है। इसमें दो लोग भाग लेते हैं, एक जमाकर्ता और दूसरा कर्जदाता। बैंक जो होता है लोगों के द्वारा जमा किए गए धनराशि को अपने पास रखता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतने धन को वो अपने पास रखता है और बाकी धन को वह दूसरों को दे देता है कर्ज के रूप में। जैसे भारतीय बैंक प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो प्रत्येक बैंक को लगभग हर रोज 15% धनराशि की आवश्यकता होती है और बैंक जो होते हैं वो उस 15% धनराशि को अपने पास रखते हैं ताकि वो जमाकर्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। जब जमाकर्ता अपने धन को मांगता है तो उस 15% से उस जमाकर्ता की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, उसके धन को वापस किया जाता है। बाकी जो धनराशि होती है उस धनराशि का प्रयोग ये बैंक जो होता है वो दूसरे को उधार देने का काम करता है, अर्थात कर्जदाताओं को कर्ज देने का काम करता है। याद रहे एक बात कि बैंक को धन को जमा करने के लिए या फिर बैंक से संबंधित किसी प्रकार की किसी प्रणाली के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। वह धन को जमा करता है, सुरक्षित रखता है और वापस जमाकर्ता को दे देता है। इसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक या कोई धन नहीं मिलता, आय वेतन नहीं मिलता है। जो धन जमाकर्ताओं के द्वारा बैंक में रखे जाते हैं और उस धन को जब बैंक किसी दूसरे को कर्ज के रूप में देता है तो उस कर्ज पर कुछ ब्याज लेता है, टैक्स लेता है। और जब कर्जदाता उस धन को एक निश्चित अवधि तक अपने पास रखता है और उस निश्चित अवधि के बाद जब उस धन को चुकाता है ब्याज के साथ, तो उस ब्याज में से कुछ हिस्सा जमाकर्ता को जाता है और बाकी जो हिस्सा बचता है वही उस बैंक का पारिश्रमिक होता है, उसका धनराशि कहलाता है, वही उसका फायदा होता है। इस तरीके से बैंक जो होते हैं वो मुद्रा का संचालन करते हैं। वो ज्यादा जो जमाकर्ता होते हैं उनकी धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखने का काम करते हैं तथा उस धनराशि का प्रयोग दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए या दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे कर्ज देने का काम करते हैं ताकि दूसरे जिनको धन की आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। जिसके बदले में बैंक जो होता है वो कर्जदाताओं से कुछ टैक्स लेता है, कुछ ब्याज लेता है और वही ब्याज उसका पारिश्रमिक कहलाता है। आगे बैंक जो ब्याज देता है उसके कुछ खास तरीके होते हैं, मानक होते हैं और उन मानकों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे
जो पॉइंट समझ में नहीं आए होंगे आप उस सवाल को, क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार आपके सवालों का जवाब हम दे देंगे।